नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम स्क्वायर में। तो हम लोग आज एफएम के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम करीब 40-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायनामिक विस्कोसिटी इन द पास्कल सेकंड फॉर ए लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 0.85 एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.25 सेंटी स्ट्रोक। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1 स्ट्रोक इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये स्ट्रोक का यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा। और अगर 1 सेंटी स्ट्रोक है मतलब 1 सेंट्री स्ट्रोक है मतलब 10⁻⁻2 और कम है, तो इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो फिर इसमें क्या दिया हुआ है कि डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इसी फार्मूले में रख देंगे। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू। अगर हम सपोज करते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी की म्यू है और डेंसिटी दिया हुआ है 0.85 रिलेटिव डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 0.85। तो रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम एक्चुअल डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो देखिए, रिलेटिव अपॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू होता है, मतलब जो जिस फ्लूइड का निकालना है अपना, वो फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू द रिलेटिव। तो रिलेटिव 0.85 है और स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है जिसकी डेंसिटी होती है 1000। तो जो अपना फ्लूइड है फ्लूइड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? फ्लूइड इज इक्वल्स टू 850। तो 850 kg पर मीटर क्यूब ये फ्लूइड की डेंसिटी हुई अपनी। तो यहाँ 850 रख देंगे और इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं कि 1 सेंटी स्ट्रोक इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6। तो 2.5 सेंटी स्ट्रोक मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम सॉल्व करेंगे म्यू की वैल्यू, तो आएगा 2.125 इंटू 10⁻⁻3। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपना निकल आ गया डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इसमें हो जाएगा बी नंबर। फिर आगे चलते हैं कि द स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स 4 mm। तो दो पैरेलल प्लेट के बीच का स्पेस दिया हुआ है 4 mm है। और इसमें आगे बोल रहा है कि ए पार्ट इज फिल्ड विद द ऑयल ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है? 0.2 पास्कल सेकंड। What is the shear stress on the lower fixed plate if the upper plate is moved with a velocity of 1.6 मीटर पर सेकंड? 1.6 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, इसमें अपना एक सिंपल न्यूटन्स वाला फार्मूला लगा देना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डेल यू ओवर डेल वाई। तो इसमें म्यू अपने को दिया हुआ है 0.2 पास्कल सेकंड और इनटू डेल यू, तो नीचे वाली फिक्स है, ऊपर वाली मूव कर रही है, तो 1.6 माइनस 0 करेंगे तो 1.6 आएगा, 1.6। और डिनोमिनेटर में अपॉन डेल वाई मीन्स जितना दो प्लेट के बीच का डिफरेंस है। तो 4 mm है, तो मतलब इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 4 इंटू 10⁻⁻3। इन सबको सॉल्व करेंगे अपना, तो आएगा 80 पास्कल। तो सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ फ्लूइड स्टेट्स दैट। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डेल यू ओवर डेल वाई। ये हमने भी बात की। तो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डेल यू ओवर डेल वाई, इसको हम और लिख सकते हैं एक तरह से म्यू डेल थीटा ओवर डेल वाई। मतलब जो एंगुलर डिस्टॉर्शन है उसका रेट ऑफ एंगुलर डिस्टॉर्शन भी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेस की। तो इसमें हो जाएगा शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, भी हो जाएगा। फिर आगे है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डेल यू ओवर डेल वाई और टाउ इज इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल वाई, प्रोपोर्शनल टू डेल यू ओवर डेल वाई। तो ये वैल्यू इक्वल होती है न्यूटोनियन फ्लूइड के। न्यूटोनियन फ्लूइड अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसका ये प्रोपोर्शनल होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो अगर इधर शियर स्ट्रेस लेते हैं और इधर डेल यू ओवर डेल वाई है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो न्यूटोनियन फ्लूइड इस तरीके का बनेगा। इसी में और देख लेते हैं, जैसे कि डाल्टेंट है तो उसका इस तरीके का स्लोप बनेगा और स्यूडो है तो इस तरीके का बनेगा। ये डाल्टेंट के लिए है और ये स्यूडो के लिए है फॉर स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। फिर आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इन द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अपॉन टू द लेंथ। तो इसके लिए जो फोर्स का यूनिट हुआ वो न्यूटन और लेंथ की यूनिट मीटर। तो न्यूटन पर मीटर अब ऑप्शन में दिया नहीं है, हम मीटर मीटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर ये क्या हुआ? जूल, और नीचे मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आई? सी ऑप्शन आएगा। 7th नंबर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी एसएससी जेईई में भी आया था और बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट कर चुका है। तो बिंघम प्लास्टिक के लिए आंख मूंद करके लगा देना है टूथपेस्ट। और बिंघम प्लास्टिक के और एग्जांपल्स हैं जैसे कि मड हुआ, टूथपेस्ट हुआ, चॉकलेट हुआ। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बनता है ब्लड का। तो ब्लड है स्यूडोप्लास्टिक के लिए, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए। और टूथपेस्ट हो गया बिंघम के लिए। फिर आगे चलते हैं। द कैपिलरी राइज एट द 200 डिग्री सेल्सियस इन ए क्लीन ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm डायमीटर कंटेनिंग वाटर इज। तो इसका सीधे बहुत लोग तो रटते हैं 30 mm, हम आज आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आता है। तो देखिए अगर वाटर है अपना तो उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है सरफेस टेंशन का। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री रहे तो अगर वाटर ग्लास से कांटेक्ट कर रहा है तो उसका सरफेस टेंशन होता है लगभग 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो ये हुआ उसका सरफेस टेंशन। अब हम हाइट कैसे निकालते हैं? तो हाइट का फार्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी और डी। तो चूंकि थीटा 0 है और इस कंडीशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू है 0.075 और इंटू 4 अपॉन, देखिए डेंसिटी 1000 है तो 10⁻³ इंटू जी कितना दिया है 9.81 इंटू डी कितना है? डी दिया हुआ है 1 mm, तो 10⁻³ मीटर में चेंज करेंगे। तो चूंकि हम सब एसआई में ले रहे हैं तो इसको हम भी एसआई में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा लगभग 0.029 मीटर। इसको mm में चेंज करेंगे मतलब 30 mm। तो इस तरीके से आता है 30 mm, इसको ध्यान में रखिए। अगला है द प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ 50 mm डायमीटर इज 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द सरफेस टेंशन इन ए सोप फिल्म। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो सरफेस टेंशन होता है वो सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू 8 सिग्मा अपॉन डी। जितना डायमीटर है बबल का, जितना सरफेस टेंशन है और जितना प्रेशर डिफरेंस है बबल में। अगर वाटर ड्रॉप का पूछता तो वाटर ड्रॉप का होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। प्रेशर इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। और अभी अगर ये जेट होता तो जेट का होता है 2 सिग्मा अपॉन डी इज इक्वल्स टू प्रेशर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसमें अब बबल का पूछ रहा है तो प्रेशर दिया हुआ है 25 इज इक्वल्स टू 8 इंटू सिग्मा निकालना है अपॉन डी। डी दिया हुआ है 50 mm, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10⁻³ इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.15625। तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर है गैसेस आर कंसीडर्ड इनकम्प्रेसिबल व्हेन मैक नंबर इज लेस देन 0.2। तो ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि मैक नंबर अगर अपना कम है 0.2 से 0.2 या 0.3 के आसपास से जो वैल्यू है उससे कम है अगर मैक नंबर, तो ये इनकम्प्रेसिबल हो जाएगी गैस। फिर है न्यूटोनियन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। तो देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर है न्यूटोनियन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। तो देखिए इनकम्प्रेसिबल तक तो ठीक था, लेकिन नॉन विस्कस हम न्यूटोनियन जो फार्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डेल यू ओवर डेल वाई, तो इसमें विस्कोसिटी तो सीधे आ रहा है, मतलब विस्कस फ्लूइड तो वो है ही। तो नॉन विस्कस ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मतलब ओनली वन एलोन, पहला स्टेटमेंट केवल सही है। 11th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाइड्रोलिक प्रेस हैज अ रैम ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड अ प्लंजर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर। व्हाट इज द वेट लिफ्टेड, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ, व्हाट इज द वेट लिफ्टेड बाय द हाइड्रोलिक प्रेस व्हेन द फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 600 न्यूटन। तो देखिए जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है उसका मैकेनिज्म यही कि एक साइड अगर कोई बहुत बड़ा वजन रखा हुआ है,
एक साइड कोई बहुत बड़ा वजन रखा हुआ है तो उसको एक छोटे वजन के माध्यम से, सहायता से उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर सपोज करिए यहाँ कोई बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ एक छोटा सा भी बॉक्स है, तो ये भी इसको लिफ्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बैलेंस अगर हम करते हैं तो प्रेशर, अगर ये फोर्स F1 था, ये फोर्स F2 है, और ये एरिया A1 थी और ये एरिया A2 है, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो ये इक्वेशन यहाँ बनता है, प्रेशर सेम रहता है, तो इस वजह से हम यहाँ से उठा सकते हैं इसको। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे, तो F1 अपने को निकालना है और अपॉन A1 दिया हुआ है। A1 कितना है? 0.3 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, और F2 600 न्यूटन दिया हुआ है, और प्लंजर का डायमीटर दिया हुआ है 0.045। तो नीचे एरिया होता है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर हो जाएंगे सारे। तो F1 इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो F1 की वैल्यू आएगी लगभग 26.67 किलो न्यूटन। सो अगला क्वेश्चन है फ्लूइड स्टैटिक डील्स विथ। तो देखिए फ्लूइड स्टैटिक में क्या रहता है कि जो विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी नहीं रहती क्योंकि मूव ही नहीं करता, तो विस्कस फोर्स यहाँ नहीं रहेगा, तो विस्कस नहीं रहेगा। और देखिए सरफेस टेंशन बहुत स्मॉल रहता है, कोई मतलब नहीं इसका। ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स रहते हैं, तो ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स आर प्रिडोमिनेंट। सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये तो सही है, लेकिन ये कब रहता है? लिक्विड एट रेस्ट कि फ्लूइड एट रेस्ट? तो देखिए इसमें लिक्विड एट रेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड और फ्लूइड का एक डिफरेंस है। लिक्विड में तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फ्लूइड जो होता है तो इसकी विस्कोसिटी रहती है। फ्लूइड विस्कस नेचर का रहता है, तो इस वजह से होगा अ लिक्विड एट रेस्ट। क्योंकि देखिए इसमें क्या रहता है ना कि हमको ग्रेविटी भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और उसके अलावा कोई फोर्स नहीं रहना चाहिए, जबकि इसमें विस्कस अगर फ्लूइड रहेगा तो विस्कस फोर्स रहेगा, तो इस वजह से पास्कल्स लॉ तभी लगेगा जब लिक्विड एट रेस्ट। 17वां क्वेश्चन है कि गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू। तो गेज प्रेशर क्या रहता है? गेज प्रेशर में हम एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो प्रेशर रहता है तो उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। जैसे अगर हम कोई स्केल बनाएं तो ये डेटम था अपना, ये अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर उसके ऊपर जो प्रेशर है, उसके ऊपर प्रेशर, अगर हम यहाँ कोई ए पॉइंट है तो ये जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक के ऊपर वाला, तो ये गेज प्रेशर होता है। और जो टोटल वैल्यू है नीचे से ऊपर तक की, वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये माइनस कर देंगे एटमॉस्फेरिक तो गेज आ जाएगा। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी ऑप्शन। फिर है कि हाउ इज द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर हेड मेजर्ड बाय द मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर एक्सप्रेस्ड। तो देखिए यहाँ हमने ऑयल पाइप में फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हमने मरकरी का इस्तेमाल किया है। तो जो मरकरी हेड देगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑयल के फॉर्म में, यही अपने को बताना है। तो चलिए इसके लिए हम आपको ले चलते हैं एक नई स्लाइड में और समझाते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे कि हमने कोई एक पाइप में हमने एक मैनोमीटर लगा दिया, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक ना। और पाइप यहाँ फ्लो कर रही है, हमने यहाँ लगाया तो कुछ इस तरीके का अपने को मिला रीडिंग, इस तरीके की अपने को रीडिंग मिली। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तो अपना ऑयल फ्लो हो रहा है, ऑयल, और ये मरकरी है, ये मरकरी, ठीक ना। तो इसमें हम अगर प्रेशर बैलेंस लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस सपोज करिए हम h मानते हैं और ये वैल्यू हम मानते हैं x, तो हम प्रेशर बैलेंस लगाते हैं कहाँ? एक पॉइंट ये A है और एक पॉइंट ये B है, A और B के बीच में। तो प्रेशर बैलेंस इसमें कर देते हैं, तो PA प्लस रो ऑयल और इंटू G इंटू ये डिस्टेंस टोटल H। तो यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस, तो रो ऑयल इंटू G इंटू H, तो यहाँ पहुँच गए। और इधर साइड से हम लगाते हैं तो PB प्लस रो ऑयल इंटू G इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ऑयल यहीं तक है, इसके बाद मरकरी है, तो H माइनस एक्स।
और फिर नीचे है मरकरी, यहाँ रेफरेंस लाइन तक पहुंचने के लिए, तो रो मरकरी इंटू जी इंटू एक्स। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या क्या आएगा सॉल्व करने में, तो रो ए प्लस रो ऑयल इंटू जी इंटू एच इज इक्वल्स टू पी बी प्लस रो ऑयल इंटू जी इंटू एच माइनस रो ऑयल इंटू जी इंटू एक्स प्लस रो एम इंटू जी इंटू एक्स। तो रो जी एच कट गया, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर रो ऑयल और जी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है, रो एम अपॉन रो ओ बचेगा और इंटू एक्स माइनस एक्स। ये अपना इक्वेशन बना। तो चूंकि ये हेड इसमें था और हमको क्या निकालना है कि हम अगर कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि हमको प्रेशर निकालना है, तो रो जी एच हम लगाएंगे, तो एच अपना ऑयल करना चाहिए कि कितना हेड है दोनों के बीच में, कितना हेड डिफरेंस है, प्रेशर हेड डिफरेंस है दो ऑयल पाइप में 2 पॉइंट के बीच में। तो उसके लिए हम रो ओ जी को यहाँ नीचे कर लेंगे, तो पी ए माइनस पी बी अपॉन रो ओ जी इज इक्वल्स टू एक्स, इससे कॉमन लेते तो एक्स क्या हो जाएगा, रो एम अपॉन रो ओ माइनस 1। तो फाइनली इससे हमको क्या पता चला कि अगर हम मरकरी यूज कर रहे हैं तो जो मरकरी का डिफरेंशियल रहेगा एक्स, मरकरी का डिफरेंशियल इनटू जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, यहाँ मरकरी है तो रो एम अपॉन जो पाइप में फ्लो हो रहा है तो रो ओ माइनस 1, ये इक्वेशन बनता है। तो चलिए चलते हैं अपने इक्वेशन में, ढूंढते हैं कहाँ है। तो देखिए इसमें एच इज इक्वल्स टू ये रहा जो मरकरी है, मरकरी के लिए यहाँ रोजी लिखा हुआ है फ्लूइड के लिए, और ऑयल के लिए रो माइनस 1, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 16th नंबर बोल रहा है कि अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या मेजर करने के लिए रहता है, तो हमें अभी पाइप में हमने लगा के देखा, मतलब दो डिफरेंस ऑफ द टू प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। 17th नंबर है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ यू ट्यूब मैनोमीटर वन लेग इज यूजली इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा। तो देखिए जब बहुत ही स्मॉल हेड मेजर करना रहता है, वेरी स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, वेरी स्मॉल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंक्लाइंड का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इंक्लिनेशन की वजह से जो हेड अपना एच था तो वो अपना देने लगता है कि एच अपॉन साइन थीटा। तो जैसे कि हम सपोज करते हैं कि अगर ये थीटा वैल्यू है और ये लेंथ एल है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा। मतलब अगर टोटल हेड अपना हम अगर वर्टिकल में रखते तो एल साइन थीटा रहता, लेकिन अब हमारा क्या रहेगा, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा टाइम्स उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 18th नंबर की, द स्पेसिफिक वेट ऑफ द ओशियन, स्पेसिफिक वेट ऑफ ओशियन वाटर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन W इज इक्वल्स टू W नॉट। तो ये दिया हुआ है जिसमें कि स्पेसिफिक वेट सरफेस पे दिया है, तो सरफेस पे हमको स्पेसिफिक वेट W नॉट दिया है, और उसके नीचे जाते हैं तो कैसे वेरी कर रहा है ये भी दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है कि देन द प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ डेप्थ। तो देखिए इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि प्रेशर अपना क्या होता है, dP इज इक्वल्स टू रो जी इंटू डी एच। तो ये अपना फॉर्मूला होता है जिसमें कि रो जी क्या है, स्पेसिफिक वेट है, तो dP इज इक्वल्स टू क्या हुआ, W इंटू डी एच। इसमें हम फिर W की वैल्यू रख देंगे, दिया हुआ है अपने में, तो देखिए कैसे कैसे रखते हैं। तो dP इज इक्वल्स टू W नॉट प्लस C अंडर रूट H इंटू डी एच। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, 0 से P और 0 से H, तो प्रेशर आ जाएगा अपना W नॉट इंटू H प्लस C, और अंडर रूट H का इंटीग्रेशन करेंगे तो H टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये जाके होगा आगे W नॉट H प्लस 2/3 इंटू C H के पावर 3/2, सॉरी H के पावर 3/2। तो ये फाइनल आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि यू ट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इन एन ऑयल एज शोन इन द फिगर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज 0.8 एंड दैट ऑफ मरकरी इज 13.6, द इक्विवेलेंट गेज प्रेशर।
तो देखिए इक्विवेलेंट गेज प्रेशर इसमें कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट गेज प्रेशर यहाँ निकालने के लिए प्रेशर बैलेंस हम लोग कर देंगे। तो प्रेशर बैलेंस कैसे करेंगे, जो पॉइंट ए पर प्रेशर सपोज करिए अपना पीए है, पॉइंट ए पर प्रेशर पीए है, तो प्लस अगर हम इसी लाइन को रेफरेंस लाइन माने तो इस पे क्या होगा कि पीए और फिर प्लस, ठीक है। इसी लाइन को रेफरेंस लाइन क्यों मान रहे हैं, इसमें भी कैसे, क्योंकि नीचे मरकरी है, जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर जा रहे हैं, तो वो फाइनली बैलेंस हो जा रहा है। तो इसी पॉइंट को हम मान ले रहे हैं। फिर पीए प्लस रो ऑयल इंटू जी इंटू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.2, फिर ये तो यहाँ का प्रेशर हो गया। इसी तरह से इधर साइड से आ जाते हैं। अब चूंकि गेज प्रेशर निकालना है तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है इसको हम नहीं लेंगे। हमने अभी बात की कि गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वाला प्रेशर होता है, तो इसी वजह से हम इसको नहीं ले रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा कि रो मरकरी इंटू जी इंटू कितना हाइट दिया है 0.1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पी ए इजिकल्स टू हो जाएगा रो मरकरी 13.6 दिया है और इंटू 0.1 और इसको माइनस करेंगे किससे, इसको हम माइनस करेंगे, इसका डेंसिटी है 0.8, रो का डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है 0.8 और इंटू 0.2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू है, यहाँ जी भी रहेगा साथ में, तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू आएगी 11.76 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं। 20 नंबर अपना बोल रहा है फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन विल बी। तो देखिए अगर कोई फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब कोई एक प्लेट है जो फ्लूइड में है, टोटली सबमर्ज्ड है, उसका एक साइड टच कर रहा है, तो देखिए इसमें जो सेंटर ऑफ इसका जो ग्रेविटी होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये इसके हिसाब से बनेगा प्लेट के हिसाब से, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, अब चूंकि यहाँ प्रेशर पानी जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो डेप्थ में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर रहता है वो जस्ट इसके नीचे रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहता है, तो बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर 8th नंबर है, 21st नंबर है कि अ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर डी इज इमर्स्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। The topmost point of the disk just touches the liquid surface. What is the depth of center of pressure? तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए अपना एक फार्मूला होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर H बार के लिए एक फार्मूला होता है x बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एरिया इंटू एक्स बार। तो कैसे होता है ये, देखिए एक्स बार क्या है, एक्स बार उसका सेंट्रॉइड है। जैसे अगर कोई ट्रायंगल होता है तो उसका सेंट्रॉइड पॉइंट में ही होता, तो इसका सेंट्रॉइड होता है h/2। तो सरफेस से जितना ये डिस्टेंस है उसका सेंट्रॉइड का, तो वो पॉइंट को बोलते हैं एक्स बार। आई जी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये आई जी है। साइन स्क्वायर थीटा है कि जैसे कि अगर इंक्लाइंड होता तो जो ये थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। ए एरिया उस का एरिया है, और फिर एक्स बार फिर वही जितना डिस्टेंस है सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो इसको हम फार्मूला अप्लाई करते हैं एक सर्कल के लिए, सर्कुलर डिस्क के लिए। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, जैसे कि दिया हुआ, तो इसमें हम एक्स बार अपना क्या हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस, तो d/2 हो जाएगा। फिर h बार इज इक्वल्स टू d/2 प्लस सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है π/64 इंटू d⁴, और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 है तो साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एरिया, एरिया के लिए π/4 इंटू d², एरिया इंटू एक्स बार, तो एक्स बार क्या है d/2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा d/2 प्लस, देखिए पाई से पाई कट गया और 4 दूनी 8, 8 8 64, तो नीचे 8 आ जाएगा, और d² d तो d³ और d³ d⁴ करेंगे तो d आ जाएगा, मतलब d/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 + 1 5, 5d/8। सो इसमें क्या होगा 5d/8 ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड।
तो अभी हमने इसके फॉर्मूले की बात की, एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार। यहाँ एक्स बार को एच बार से रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई बात नहीं, ए हो जाएगा। फिर द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमना, तो अभी हमने सर्कल के लिए देखा, रेक्टेंगल के भी देख लेते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल एक लेते हैं तो जिसमें कि इसका विड्थ है v और हाइट है h, तो इसमें x बार क्या हो जाएगा, h/2 प्लस आई जी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट। तो देखिए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी कैच रहता है कि इसमें हम एक ट्रिक याद करने के लिए कि मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी bh³ अपॉन 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो वो 90 है तो 1 हो जाएगा, अपॉन एरिया b इंटू एच, और x बार क्या है h/2, तो b से b कट गया और 2 6 या 12, तो 6 नीचे है, और h से यहाँ h, तो h/2 प्लस h/6, तो ये हो जाएगा 4h/6 और ये हो जाएगा 2h/3। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, 2 3 4 तो एकदम सिंपल है, उनको याद रखना पड़ता है, 2h/3 और उसमें 5h/8। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अ सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस r एंड द एवरेज मास डेंसिटी ρ1, तो स्फीयर है कोई एक, उसका रेडियस r है और इसका डेंसिटी है ρ1, फिर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड टैंक, तो टैंक में कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो अगर यहाँ टैंक होता तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। फिर इसमें बॉटम ऑफ टैंक से एक स्ट्रिंग कनेक्ट है और अपने को बताना है कि कितना टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में, और वाटर के दिया हुआ है ρw। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें वाटर टैंक है, टैंक के अंदर एक स्फीयर है, स्फीयर ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है और इसमें टेंशन टी लग रहा है। और तो देखिए ये टेंशन टाइट कब रहेगा, जब ऊपर वाला फोर्स जो अपवर्ड फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा और डाउनवर्ड फोर्स कम रहेगा। जब डाउनवर्ड फोर्स कम है, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाएगी, तो इसमें टेंशन रहेगा। तो अपवर्ड फोर्स क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है बायंसी फोर्स, जो कि वैल्यू होती है रो इंटू जो जिस पानी में है या कि जिस फ्लूइड में है, तो रो ऑफ, यहाँ वाटर है तो रो इंटू वाटर, और रो इंटू वाटर और इंटू जी इंटू वी, तो जी हो जाएगा ग्रेविटी इंटू वी, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, तो कितना डिस्प्लेस करेगा, जितना स्फीयर का वॉल्यूम उतना डिस्प्लेस कर देगा, तो रो जी बी अपवर्ड हो गया, और नीचे एम जी फोर्स लग रहा है, एम जी के लिए रो ऑफ बॉडी ρ1 दिया हुआ है इंटू जी इंटू वी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो रो डब्ल्यू जी वी माइनस ρ1 जी वी, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ρ1 माइनस रो डब्ल्यू माइनस ρ1 इंटू जी इंटू वी। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा एक कैच है, कैच क्या है कि ρ1 ग्रेटर देन रो डब्ल्यू है, तो देखिए ρ1 ग्रेटर देन रो डब्ल्यू अगर होगा तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो अगर जब टेंशन निगेटिव हो गया मतलब कोई टेंशन रहा ही नहीं, क्योंकि जो रस्सी होती है तो उसमें वो टाइटनेस रहती है, वो टेंशन रहता है, वो निगेटिव वैल्यू नहीं रहती, तो इसकी वजह से क्या इसमें होगा टेंशन, ρ1 माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू वी, हमने जो डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन गलत है तो उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी अपनी ρ1 माइनस रो डब्ल्यू इंटू जी, और v की वैल्यू की क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, तो बी नंबर होगा। फिर उसके नीचे इफ सेंटर ऑफ बायंसी बी दिया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, मेटा सेंटर ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एम है, तो क्या करना है अपने, बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए अगर फ्लोटिंग बॉडी है, फ्लोटिंग बॉडी है तो उसमें किस तरीके की सी बॉडी रहती है, यहाँ अगर तैर रही है बॉडी तो उसका जो मेटा सेंटर रहेगा, मेटा सेंटर ऊपर रहता है, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, फिर सेंटर ऑफ बायंसी रहता है, तो इस केस में अगर जीएम ग्रेटर देन 0 है तब बॉडी स्टेबल रहेगी, और अगर जीएम इज इक्वल्स टू 0 है तब न्यूट्रल रहेगी बॉडी, और अगर जीएम जो ये डिस्टेंस है ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो अनस्टेबल रहेगी। इससे हम देख लेते हैं, तो क्या करना है अपने को कि फ्लोटिंग बॉडी, द बॉडी विल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब जीएम पॉजिटिव रहे मतलब जी बिलो द एम, जी बिलो द एम, तो एम इज अबव जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या है कि when a ship enters
सी फ्रॉम द रिवर वन कैन एक्सपेक्ट, तो जब सी शिप जो है वो नदी से समुद्र की तरफ जाएगी तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर शिप राइज होगी, राइज अ लिटिल क्यों होगी, क्यों देखिए जैसे कि शिप थी जब पानी में थी, केवल नदी में थी, तो जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था वो रो जी वी था, और जब समुद्र में गई तो समुद्र में जब अपवर्ड फोर्स लगेगा क्या रहेगा, रो जी वी। लेकिन देखिए यहाँ रो का ना डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी थी यहाँ वो पानी की डेंसिटी थी, लेकिन जब यहाँ क्योंकि पानी खारा है, साल्ट वाटर है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा होगी। तो जब डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा है, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगेगा तो शिप थोड़ा सा उठ जाएगी, मतलब राइज ए लिटिल। फिर है मेटा सेंटर इज ए, तो मेटा सेंटर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ बाइंड फोर्स एंड द सेंटर लाइन ऑफ बॉयंसी, सॉरी सेंटर लाइन ऑफ बॉडी। तो देखिए जैसे कि अगर कोई बॉडी है तो अगर हम इसको थोड़ा सा फ्लोट करते हैं ना, थोड़ा सा फ्लोट करते हैं, तो पहले ये थी बॉडी और अब बॉडी लगभग ये हुई, ठीक ना। तो इसमें इसका मेटा सेंटर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो मेटा सेंटर के लिए देखिए इसमें एक शिप का केस लेते हैं, तो सरफेस जो बॉडी का जो सरफेस है वो ज़्यादा बड़ा रहेगा तो समझने में आसानी रहेगी। तो अगर हम एक शिप का केस लेते हैं तो अगर सपोज करिए ये पहले एक शिप थी, ठीक, तो ये पानी में से तैर रही थी। अब हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, क्योंकि बैलेंस में है तो थोड़ा सा टिल्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो काउंटर मोमेंट करके वो बैलेंस हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो इस तरीके का अपना टिल्ट हमने इसको किया। तो देखिए जो इसका सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर लाइन पास हो रहा है। अब चूंकि एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो ये यहाँ फ्लूइड जो था उसको डिस्प्लेस किया था तो इसका सेंटर कुछ ऐसा आ रहा था, लेकिन इसमें जब टेढ़ा हुआ तो ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस किया किनारे साइड, तो इसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो किनारे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसको हम पास करते हैं वर्टिकली, तो जहां पर ये लाइन कट करता है, जहां पर ये कट करता है तो उसी को बोलते हैं मेटा सेंटर, उसी पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ बाउंड फोर्स, तो ये बाउंड फोर्स अपवर्ड लगता है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा था, एंड द सेंटर लाइन ऑफ बाउंसी, और सेंटर लाइन इसका ये था, तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं मेटा सेंटर। और जब बॉडी फ्लोट होती है ना तो इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑस्सिलेट करती है, या कि बॉडी टर्न होती है, मूव होती है, तो टिल्ट होती है। तो फिर अगला क्वेश्चन है अपना, when a body floating in a liquid is given a small angular displacement it starts oscillating about a point known as, तो ये हमने अभी बात की कि मेटा सेंटर होगा इसमें। और जो टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन रहता है, तो टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन कैसे इसका निकलता है, टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम। ये जी एम है मेटासेंट्रिक हाइट और जी है ग्रेविटी, और के की वैल्यू क्या है, के है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये तो टाइम का फॉर्मूला होता है, इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है। फिर है टाइम ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विथ इंक्रीज इन द मेटासेंट्रिक हाइट, तो मेटासेंट्रिक हाइट मतलब जीएम की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो टाइम ऑफ ऑस्किलेशन कम हो जाएगा, तो टाइम ऑफ ऑस्किलेशन डिक्रीजेस। देखिए, और टाइम ऑफ ऑस्किलेशन कम होने का मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रही, लेकिन जीएम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब जीएम ज्यादा, अभी हमने क्या बात की कि जीएम ज्यादा रहता है मतलब स्टेबल रहता है। तो इसके लिए हम वारशिप्स वगैरह में इसको इस कंडीशन को हम यूज करते हैं, जिसमें कि क्या रहता है कि अपने को स्टेबल चाहिए, वाइब्रेशन का टाइम पीरियड जो है ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो उससे फर्क नहीं है। लेकिन अभी ये पैसेंजर्स अगर शिप रहती हैं पैसेंजर्स वाली, तो उसमें कंफर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसकी वजह से हम वहां पर जीएम की वैल्यू उतना ज्यादा नहीं रखते, थोड़ा सा लिमिट में रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अ सबमर्ज्ड बॉडी विल बी इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी पानी में, तो इसका दो कंडीशन रहता है। एक कंडीशन तो तब है जबकि जो बॉयंसी है वो नीचे रहे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहे, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन यह है कि बॉयंसी ऊपर रहे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे, मतलब अगर कोई बॉडी है तो उसमें बॉयंसी ऊपर रहे, सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर रहे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे। ठीक है, इस केस में बॉडी हमेशा स्टेबल रहेगा और यही होता है सबमर्ज्ड बॉडी का स्टेबल का केस। लेकिन
फ्लोटिंग बॉडी में बी सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे रहता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहता है। इसमें भी बॉडी स्टेबल में रहती है तब जब जीएम पॉजिटिव हो, ये हमने पहले बात कर ली है। तो सबमर्ज्ड बॉडी के केस में बॉयंसी ज़्यादा रहता है, ऊपर रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सबमर्ज्ड बॉडी में मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर हाउ इज द मेटासेंट्रिक हाइट जीएम एक्सप्रेस्ड, तो जीएम हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जीएम होता है, अगर यहाँ पर m बनता तो जीएम क्या होगा, जीएम ये डिस्टेंस क्या होगी, बीएम माइनस बीजी, और बीजी तो सेंट्रॉइड ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, बी और जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का, तो दोनों का डिफरेंस तो हम ये सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये बीएम कैसे निकलेगा, बीएम के लिए फॉर्मूला होता है आई अपॉन वी, आई अपॉन वी। इसमें आई क्या है, तो सपोज करिए कि एक पानी है, यहाँ हमने एक क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स लिया है और ये ऐसे तैर रहा है, ठीक ना। तो जो ये वाला जो आई है वो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट लेंगे और किसकी लेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला सरफेस है, ये वाला जो प्लेन है, इस प्लेन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे जो जिससे कि ये सतह में है जो पानी के, तो उस सरफेस की मैक्सिमम, और v है जितना कि सरफेस से नीचे बॉडी है जो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रही है, तो उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम v क्या हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा ये वाला वॉल्यूम, ये सारा वॉल्यूम v हो जाएगा, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन, इस प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, तो I अपॉन बी माइनस वी माइनस बी जी, तो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए हाइट h डेंसिटी रो s is immersed in a to a depth h in a liquid of density rho and tied down to bottom with a string when the tension in the string is। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको सिंपली हम बैलेंस कर देंगे। टेंशन कब लगेगा, जब अपवर्ड फोर्स ज़्यादा हो, तो अपवर्ड फोर्स हम निकाल लेंगे। अपवर्ड फोर्स क्या होता है, रो जी वी, तो रो इंटू जी इंटू वी, वी क्या निकलेगा, एरिया इंटू ये एच, हाइट एच, ठीक। और माइनस करेंगे इससे जो वेट है बॉडी का, तो वेट बॉडी का कैसे निकलेगा, तो इसमें रो एस हो जाएगा क्योंकि बॉडी की डेंसिटी रो एस दी हुई है, इंटू जी इंटू ये एच और इंटू एरिया, तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम, और एरिया इंटू हाइट करेंगे तो वॉल्यूम जितना कि नीचे है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने में क्या आएगा, रो एच माइनस रो एस कैपिटल एच इंटू जी इंटू ए, तो सी ऑप्शन। फिर है फॉर अ वेलोसिटी फंक्शन, तो वेलोसिटी फंक्शन ये दिया हुआ है, हमको स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन निकालना है। तो स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, देखिए डी एक्स अपॉन यू इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड अपॉन डब्ल्यू। तो इसमें अब चूंकि एक्स यू और वी ही दिया हुआ है, यहाँ पर डब्ल्यू के थर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और डी एक्स अपॉन आई कैप के साथ जो रहता है वो हम यू लेते हैं, और जे कैप के साथ जो रहता है उसको वी बोलते हैं, तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस 6x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू वाई क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 3 से 3 कट गया, और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब बाई 3 और इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ हम 1 वैल्यू रखेंगे क्योंकि 1 पे अपने को निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू रखेंगे तो आएगा माइनस 10/3 इज इक्वल्स टू सी। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 10, मतलब 9x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 10, जो कि कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। फिर आई स्टेडी इनकम्प्रेसिबल 2D इज गिवन,
तो हमको क्या निकालना है, स्टेग्नेशन पॉइंट। तो देखिए स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होता है कि जब जैसे कि कोई पाइप फ्लो कर रहा है, यहाँ हम पानी फ्लो कर रहा है और आगे जाकर के सीधे स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप हो गया मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो गया प्रेशर एनर्जी में। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेग्नेशन कंडीशन। तो स्टेग्नेशन पॉइंट निकालना है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो y कट गया और 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या हुआ 0.5। इसकी वैल्यू हम रख देंगे इस इक्वेशन में, तो अपने को मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2.5। सो ये है ऑप्शन डी। आगे अब पाथ लाइन रिप्रेजेंट। तो पाथ लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि देखिए कोई एक पार्टिकल की हम स्टडी करते हैं, वो पार्टिकल को देखते हैं कैसे मूव किया, जैसे पहले यहाँ था फिर यहाँ था फिर यहाँ था फिर यहाँ था फिर यहाँ, ऐसे अगर मूव कर देगा तो इस स्टडी को हम बोलते हैं, इस पार्टिकल के मोशन को बोलते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम बोलते हैं पाथ लाइन। ट्रेस किया गया पार्टिकल द्वारा ट्रेस किया गया पाथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये है पाथ लाइन। देखिए इसमें जो और ऑप्शन दिया हुआ है जैसे इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ अ पोजीशंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए फ्लो विच पास्ड अ गिवन पॉइंट, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक लाइन। स्ट्रिक लाइन में क्या करते हैं कि जैसे कि एक हम जो वो होते हैं डाई होती है जो नील जिसको बोलते हैं गांव वगैरह में, तो उसको हम पानी में डालते हैं तो उसको हम देखते हैं ना कि एक इंस्टेंट पे ऐसा पाथ अपना पूरा शेप बना रही है, तो मतलब वो एक लोकस होता है टोटल सारे पॉइंट्स का, तो उसमें स्ट्रेक लाइन होता है। और अगर एक सिंगल पॉइंट का ट्रेसिंग होता है सिंगल पार्टिकल का, तो उसको बोलते हैं पाथ लाइन। अगला है देयर इज अ नो ज्योमेट्रिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन स्ट्रेक लाइन इन द केस ऑफ। तो देखिए अगर स्टेडी फ्लो है तो उसमें आप स्ट्रीम लाइन स्ट्रेक लाइन पाथ लाइन को अलग अलग करके नहीं देख सकते, उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते स्टेडी फ्लो में, तो यह स्टेडी फ्लो हो जाएगा। व्हेन फ्लूइड फ्लो इन ए कर्व्ड पाथ एंड रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड कॉन्टेक्ट फोर्स द फ्लूइड मोशन इज नोन एज। तो देखिए एक कर्व्ड पाथ में बिना फोर्स के अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्री वोर्टेक्स फ्लो। जैसा कि हम टैप वगैरह में देखते हैं कि हमने नल चलाया और इस तरीके का शेप रहता है कि वो वर्ल करके उसमें चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री वोर्टेक्स। लेकिन अगर यही कोई एक्सटर्नल सोर्स से होता है, जैसे एक बाल्टी में हम पानी भर के फिर हाथ से उसको घुमाने लगते हैं तो अपने आप घूमने लगता है, फिर घुमाते रहते हैं तो घूमने लगता है, तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड वोर्टेक्स। तो यहाँ का केस दिया हुआ है फ्री वोर्टेक्स का। फिर है कंटिन्यूटी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ρ1 a1 v1 इज इक्वल्स टू ρ2 a2 v2। तो रो इंटू ए इंटू वी ये टोटल रिप्रेजेंट करता है मास को, मास पर सेकंड, तो ये मास का कंजर्वेशन है। फिर है स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन एंड स्ट्रेक लाइन आर आइडेंटिकल, तो हमने पहले ही बात की कि स्टेडी फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है कि इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन। तो देखिए 2 तरीके के फंक्शन हैं, एक है स्ट्रीम फंक्शन, दूसरा है पोटेंशियल फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन में क्या होता है कि जो अपना फंक्शन है तो u की वैल्यू इससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल साई ओवर डेल अपोजिट कर देते हैं y, और v इज इक्वल्स टू होगा डेल साई ओवर डेल x, और आप किसी एक में माइनस लगा दीजिए। लेकिन यही पोटेंशियल फंक्शन होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू डेल फाई ओवर डेल x और v इज इक्वल्स टू डेल फाई ओवर डेल y, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।